हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज है 6 नवंबर। तो 6 नवंबर के इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम यूपीपीसीएस 2026 और बीपीएससी 2026 एमपीपीएससी 2026 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीरीज को शुरू करने से पहले हम एक योजना पढ़ाते हैं। तो आज की हमारी योजना है समन्वित बाल विकास योजना। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। यह योजना 3-4 बार आ चुकी है, आगे भी आ सकती है, इसकी संभावना प्रबल है। तो आज इस योजना को हम विस्तार से देखेंगे थोड़ा कि यह योजना कब शुरू हुई थी, इसके मुख्य घटक क्या हैं और मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो यह योजना बाल विकास सेवा भारत सरकार की एक प्रमुख कल्याण योजना है जिसे 2 अक्टूबर 1975, ये इंपॉर्टेंट है डेट, 2 अक्टूबर 1975 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 6 वर्षों तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनका समग्र विकास करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 6 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक और मानसिक और सामाजिक विकास करना, कुपोषण और रोगों को कम करना, स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण प्रदान करना, महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को घटाना है। यह पहले भारत में बहुत ज़्यादा था, हालांकि अब जो है कम हो गया है। और इसके मुख्य घटक देख लेते हैं। एग्जाम में घटक पर भी प्रश्न जो है बन जाते हैं। तो 4-5 घटक हैं, अगर इनमें से कोई 3 घटक दे दिया और एक नहीं दिया तो पूछ लेंगे इनमें से कौन से घटक इसमें शामिल नहीं है। तो आप घटक जो है 6 अच्छे से याद कर लीजिए। तो पहला घटक है पूरक पोषण सेवाएं, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, अपूर्व शिक्षा, संदर्भ सेवाएं, ये इसके घटक हैं। इन घटक को आप याद कर लीजिए। ये हो गया हमारा योजना। आइए अब हम करंट पे चलते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है, मालदीव तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। जब भी ऐसे करंट आते हैं न्यूज में तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यह पहला होता है। जो पहला होता है, पहला कोई राष्ट्रपति बने या कोई देश कुछ पहला करे तो वह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मालदीव जो है तंबाकू पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। तो देखिए इसमें डिटेल्स है कि ऐतिहासिक कानून के तहत 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति, 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति जिसमें पर्यटक भी शामिल हैं, के लिए धूम्रपान और वेपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वेपिंग क्या है? तो वेपिंग मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम जो सिगरेट पीते हैं या कुछ ऐसे नशीले पदार्थ खाते हैं जिनको हम वेपराइज करते हैं, गर्म करते हैं, वो वेपर बनते हैं और वेपर को हम नाक के जरिए सूंघ कर जो है नशा करते हैं। तो कुछ ऐसे भी नशीले पदार्थ आते हैं तो उनको वेपिंग कहा जा रहा है। तो मतलब धूम्रपान और जो गुटखा होता है वो और वेपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। और यह तंबाकू प्रतिबंध कब से लागू होगा? 1 नवंबर 2025 को मालदीव में लागू होगा। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि 2007 के बाद कोई भी अगर व्यक्ति जन्मा है या पर्यटक है उसके ऊपर लागू होगा। और यह लागू कब होगा? 1 नवंबर 2025 से, धूम्रपान और वेपिंग पर। ठीक है। तो 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर, दोनों पर प्रतिबंध लगाता है। बिक्री भी नहीं कर सकते, उपयोग भी नहीं कर सकते। प्रतिबंध सभी उम्र के लोगों के लिए वेपिंग और सिगरेट पर भी लागू है। तो मतलब इसमें सभी उम्र के लोगों के लिए भी लागू है। न तो उत्पाद कर सकते हैं, न तो उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर ये उल्लंघन करते हैं तो उन पर जो है एक भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये है हमारे मालदीव के राष्ट्रपति। बाकी ये अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पुणे में दक्षिण कमान के तत्वावधान में 28 से 29 अक्टूबर तक रेगिस्तानी क्षेत्र के अग्रिम इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास वायु समन्वय सेकंड का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। तो देखिए अभ्यास जब कोई होता है भारत के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट होते हैं तो अभ्यास पे प्रश्न हमेशा आयोग में पूछे जाते हैं। तो जैसे वायु समन्वय अभ्यास है तो ये कैसा अभ्यास है? ड्रोन और ड्रोन रोधी अभ्यास है। कहाँ किया गया है? तो रेगिस्तान के क्षेत्र में, राजस्थान के पुणे में स्थित कमान तत्वावधान में रेगिस्तान क्षेत्र में किया गया है। तो इसका उद्देश्य देखते हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न हवाई और जमीनी संसाधनों को
एकीकृत करके एक यथार्थवादी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और प्रतिस्पर्धी परिचालन वातावरण में बहुक्षेत्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्रों के संयोजन द्वारा अगली पीढ़ी के लिए युद्ध के लिए सेना तैयारियों को प्रमाणित करना था। इसका मतलब है कि हमारी युद्ध जब हो, हम एक समन्वयवादी तरीके से, अपने रणनीति तरीके से युद्ध को तीनों में सामंजस्य, तीनों सेनाओं में, थल वायु जल में सेनाओं में समन्वय करके हम अपने रणनीतिक तरीके से युद्ध को अंजाम दे पाएँ, इसके लिए यह अभ्यास किए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम बता दिए हैं कि यह अभ्यास राजस्थान में किया गया है। ठीक, अगला करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन है कि भारत की एक और आर्द्रभूमि बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिल गया है। तो अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो हो गई है 94 हो गई है। ठीक है, तो रामसर स्थल हमेशा जुड़ते रहते हैं, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके स्टैटिक पार्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि रामसर कन्वेंशन हस्ताक्षर कब किया गया था, भारत इसमें शामिल कब किया गया था, भारत में रामसर स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, पहला रामसर स्थल कहाँ है, सबसे बड़ा रामसर स्थल कहाँ है, छोटा कौन सा है। तो ये सब स्टैटिक पार्ट्स हैं, थोड़ा उनको भी हम एक बार देख लेते हैं कि रामसर जो कन्वेंशन हुआ था वह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुआ था यूनेस्को के तत्वावधान में। ठीक, और भारत जो इसमें शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था भारत। ठीक है, और ये तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं जिनकी संख्या 20 है, और सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो हमारा सुंदरबन डेल्टा है, और सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वह हिमाचल प्रदेश का रेणुका झील है, रेणुका झील। ठीक है, इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है रामसर स्थल में। बाकी बिहार का गोगाबिल रामसर स्थल बन गया है। अब टोटल रामसर स्थल जो है 94 हो गए हैं। अब आते हैं अगला करंट अफेयर्स है व्यक्तित्व के। दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन चार्ल्स कॉस्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, तो कभी कभी व्यक्तित्व पे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इनका जो है ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन चार्ल्स कॉस्टे का 101 वर्षों में निधन हो गया है। तो पूछ सकते हैं कि जो ओलंपिक चैंपियन कॉस्ट है सबसे बुजुर्ग मरने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो ये हैं चार्ल्स कॉस्टे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पूर्व विजेता किरण देसाई का जो है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो यह उनकी एक उपन्यास है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। यह बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है, अभी पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन यह इस पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। दिल्ली में जन्मी 53 वर्षीय लेखक जिन्होंने 19 साल पहले 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। इसका मतलब ये पहले बुकर पुरस्कार पा चुकी हैं, और फिर इनकी एक बुक जो है बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। प्रतिष्ठित साहित्यिक शॉर्टलिस्ट दुनिया भर के 6 लेखकों में शामिल हो गई हैं। ठीक है, देखिए ये द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, यह एक प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास है। उसमें क्या होता है कि कोई भारतीय महिला है, उसको एक अमेरिकी से प्रेम हो जाता है, तो वह जो है भारत से उससे मिलने चली जाती है न्यूयॉर्क अमेरिका में। फिर इन दोनों में बात बिगड़ जाती है, तो फिर उसमें झगड़ा हो जाता है, तो कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, तो फिर ये वापस नाराज़ होकर रिटर्न चली जाती है, और फिर इनके जो है एक प्रेमी अमेरिकी बन जाती है। ये जो है वहाँ पे एक पत्रकार हैं, उनका एक बड़े ओहदा पे सम्मानित व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे उनकी कोई अमेरिकी गर्लफ्रेंड भी है, और ये भारत से जाती है मिलने। इन दोनों में टकराहट होती है, इसी पे आधारित जो है उपन्यास है। तो ये हमारा जो है बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। अगला प्रश्न है फिलीपींस में तूफान कालमेगी का कहर। ठीक है, तो कालमेगी नाम एक उष्णकटिबंधीय तूफान को दिया गया है जिसे उत्तर कोरिया ने जो है नामित किया है।
तो ये इम्पोर्टेंट है कि कालमेगी जो तूफान आया है इसे नामकरण किसने किया है, इसका नामकरण, तो यह उसका नामकरण उत्तर कोरिया किया है। और यह प्रकार का सीगल है। यह नाम उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में 5 तूफानों के लिए इस्तेमाल किया गया है। उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में 5 तूफानों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो प्रश्न ऐसे आयोग में या एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कालमेगी तूफान पहली बार तो आया कहाँ पे है, फिलीपींस के आसपास प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ है, तो यह है। दूसरा है कि इसका नामकरण किसने किया है, तो उत्तर कोरिया किया है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे जो चक्रवात आते हैं उनके क्षेत्रीय नामों में कुछ अलग अलग तरीके से बुलाते हैं। जैसे अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं मालूम है, बिली, क्या बिली। और चाइना में क्या कहते हैं, चाइना में टाइफून, क्या कहते हैं, टाइफून या टाइफून कहते हैं। चाइना और फिलीपींस दोनों में। और भारत में क्या कहते हैं, पता है भैया, भारत में कहते हैं चक्रवात। ठीक है, ये सब है थोड़े फैक्ट है जो कि एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। बाकी हम करंट अफेयर के दृष्टिकोण से जो कालमेगी तूफान आया तो उसको याद कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है, अमेरिकी इतिहास के सबसे शक्तिशाली उपराष्ट्रपति माने जाने वाले डिक चेनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो अमेरिका का जब कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मरता है तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का जो विश्व भर में जो अमेरिका जो विश्व भर में अपनी धाक जमाई है, तो ऐसा लगता है आयोग की कि अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। कहीं के आदमी मर जाए उससे मतलब नहीं है, अमेरिका का कोई मर जाए ना तो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको याद करिएगा कि डिक चेनी जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, जिनके अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो चेनी जो आर्थिक बदलाव के दौर में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के जब ये राष्ट्रपति थे सबसे प्रभावशाली व्हाइट सलाहकार थे। ठीक, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।